नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मदर्स डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, माँ के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। मैं अपने छोटे मुख से कैसे करूँ तेरा गुणगान, माँ तेरी ममता के आगे फीका सा लगता भगवान। मित्रों, माँ एक ऐसा शब्द है जिसकी तुलना आप भगवान से भी आगे जाके कर सकते हैं। हम मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, हम एक पत्थर की मूर्ति में भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन अगर आपको जीते जागते भगवान देखने हैं तो वो हमारे घर में ही मौजूद हैं, हमारे माता पिता। मित्रों, जीवन में कुछ करो या नहीं करो, लेकिन अपने माता पिता का सम्मान जरूर करना। चलो मित्रों, शुरुआत करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो की। जैसा कि इससे पहले जो वीडियो था उसके अंदर हमने राजनीति विज्ञान 12th क्लास अध्याय 29 संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व शांति में उसका योगदान, उसका भाग फर्स्ट हमने पढ़ा था। आज हम उसी अध्याय की चर्चा करेंगे जो इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से समाप्त भी हो जाएगा ये अध्याय। चलो मित्रों, शुरुआत करते हैं हम। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं, 6 अंग, उनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे शुरुआत में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला अंग है जिसका नाम है महासभा। मित्रों, महासभा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग माना जाता है। महासभा को सारे विश्व की नगर बैठक के नाम से भी जाना जाता है। पूरे संसार की नगर बैठक ये नाम दिया गया है महासभा को। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं, यानी जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होंगे वो देश महासभा के भी सदस्य होंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमें पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश सदस्य हैं, तो महासभा के भी सदस्य 193 देश हैं। महासभा की जब बैठक मीटिंग होती है उसके अंदर कोई भी सदस्य देश अपने 5 प्रतिनिधि है वो मीटिंग बैठक के अंदर भेज सकता है। जब मित्रों महासभा की मीटिंग बैठक होती है तो उसका कोई भी जो सदस्य देश है वो अपनी तरफ से 5 प्रतिनिधि है वो उस मीटिंग या बैठक में भेज सकता है। लेकिन जब महासभा की बैठक के अंदर मत देने यानी वोट देने की बात आती है तो एक देश का एक ही मत, एक ही वोट माना जाता है। यानी कोई देश मीटिंग के अंदर अपने 5 प्रतिनिधि भेज तो सकता है, लेकिन जब मीटिंग के अंदर महासभा की बैठक के अंदर वोट देने, मत देने की बात आती है तो एक देश का एक ही वोट, एक ही मत माना जाता है। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। यानी जो महासभा है इसको संसार की छोटी संसद या लघु संसद भी कहा जाता है। वर्तमान में महासभा के जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 193 है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होंगे वही देश महासभा के भी सदस्य होंगे। तो वर्तमान में महासभा के जो सदस्य देश हैं उनकी सदस्य संख्या 193 है। फिर मित्रों, हम पढ़ते हैं महासभा की क्या क्या शक्तियां हैं और महासभा के क्या क्या कार्य हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करना। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी अंग हैं उनका समय समय पर निरीक्षण करना, जांच करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी अंग हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भी एजेंसियां हैं उनकी समय समय पर जांच करने का काम, निरीक्षण करने का काम भी महासभा करता है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करना। अब मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक स्तर की संस्था है और हमें पता है कि कोई भी संस्था है बिना अर्थव्यवस्था के नहीं चल सकती। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट क्या होगा, उसे कितने पैसे खर्च करने हैं, ये सब जो करने का काम करता है वो महासभा ही करता है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चुनाव संबंधी कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र संघ में कई प्रकार के चुनाव संबंधी कार्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों का चुनाव करना या इसके अलावा भी और भी कई चुनाव संबंधी कार्य होते हैं, वो सब कार्य करने का काम करता है महासभा। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, संविधान है, उसमें अगर संशोधन करना है तो वो कार्य भी मित्रों महासभा का है। उसके बाद में मित्रों हम पढ़ते हैं महासभा के स्ट्रक्चर यानी महासभा के संगठन के बारे में।
महासभा का जो अध्यक्ष होता है वो सभापति कहलाता है। महासभा के अध्यक्ष का यानी सभापति का जो चुनाव है वो महासभा के सदस्यों द्वारा गोपनीय मत द्वारा किया जाता है। यानी जो महासभा का अध्यक्ष चुना जाता है, सभापति चुना जाता है, उसको चुनने का काम करते हैं महासभा के सदस्य। गोपनीय मतदान के द्वारा मत दिया जाता है और उसके द्वारा ही महासभा के अध्यक्ष यानी सभापति का चुनाव किया जाता है। महासभा का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और बेल्जियम के पॉल स्पूक महासभा के प्रथम सभापति थे। जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ तो महासभा के प्रथम सभापति बनाया गया था बेल्जियम के पॉल स्पूक को। इसके अलावा महासभा में एक अध्यक्ष के अलावा 17 उपाध्यक्ष भी होते हैं। एक सभापति होता है, इसके अलावा 17 उपाध्यक्ष होते हैं जो अध्यक्ष के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद में मित्रों हम पढ़ते हैं महासभा के सत्र बैठक के बारे में कि कब कब महासभा के सत्र होते हैं, उसकी बैठक होती है। तो महासभा की बैठक है हर वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से लेकर 25 दिसंबर तक होती है। हर वर्ष सितंबर माह का जो तीसरा मंगलवार होगा उससे महासभा की बैठक शुरू होगी और 25 दिसंबर तक महासभा की बैठक चलती है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं महासभा का मूल्यांकन क्या महत्व है उसके बारे में। महासभा को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के मामले में महासभा ने समय समय पर अपनी विशेष भूमिका निभाई है। जब जब अपने विश्व संसार की शांति या सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ है तब तब महासभा ने अपनी विशेष भूमिका है वो निभाई है। फिर मित्रों हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महत्वपूर्ण अंग के बारे में जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है और इसी कारण इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, क्योंकि संसार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना वो सबसे प्रमुख जो जिम्मेदारी है वो सुरक्षा परिषद की है और इसी कारण से इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता एवं असफलता सुरक्षा परिषद पर ही निर्भर करती है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ सफल आगे जाके होगा या अभी तक हुआ है या असफलता के बारे में जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है वो सुरक्षा परिषद के ऊपर है। तो इसका अर्थ हम देख सकते हैं कि सुरक्षा परिषद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का कितना महत्वपूर्ण अंग है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता और असफलता दोनों सुरक्षा परिषद पर निर्भर करती है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग माना जाता है। फिर हम चर्चा करते हैं सुरक्षा परिषद के स्ट्रक्चर के बारे में, सुरक्षा परिषद के गठन के बारे में। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं। कुल जो सदस्य देश होते हैं सुरक्षा परिषद में वो 15 होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं तथा 10 है वो अस्थायी सदस्य देश होते हैं। चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस तथा इंग्लैंड, ये मित्रों सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं। 10 जो अस्थायी सदस्य देश हैं उनका चुनाव महासभा द्वारा किया जाता है 2 वर्ष के लिए। यानी जो दूसरे प्रकार के अस्थायी सदस्य देश हैं वो केवल 2 वर्ष के लिए ही सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश बनते हैं और उनका जो चुनाव होता है अस्थायी सदस्य देशों का वो महासभा के द्वारा किया जाता है। सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं उनको एक विशेष प्रकार का वीटो पावर मिलता है। भारत है वर्तमान में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश है। इससे पहले भी भारत है वो कई बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश रह चुका है, पहले भी कई बार रह चुका है और वर्तमान में भी भारत है वो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश है। अब आगे हम चर्चा करते हैं सुरक्षा परिषद की शक्तियों के बारे में और उसके कार्यों के बारे में। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना ये सुरक्षा परिषद का पहला कार्य है। किसी नए देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के लिए महासभा को सिफारिश करना। हमने पहले वीडियो में भाग फर्स्ट के अंदर देखा था कि अगर किसी नए देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना है तो उसकी सिफारिश है वो सुरक्षा परिषद के द्वारा की जाती है, फिर महासभा द्वारा उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाता है।
तो किसी भी नए देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के लिए जो सिफारिश की जाती है वो सुरक्षा परिषद के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा किन्हीं दो देशों के मध्य अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया है तो उसका शांतिपूर्ण समाधान करना। फिर आगे हम देखते हैं सुरक्षा परिषद का आलोचनात्मक परीक्षण। सुरक्षा परिषद की आलोचना करने वाले लोग कहते हैं कि सुरक्षा परिषद है वो इसके 5 स्थायी सदस्य देशों के हाथों की कठपुतली बन चुका है। जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं, तो आलोचना करने वाले कहते हैं कि वर्तमान में सुरक्षा परिषद है वो 5 जो इसके स्थायी सदस्य देश हैं उनके हाथों की कठपुतली बन चुका है। भारत भी कई बार सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर चुका है, यानी अपने भारत ने भी कई बार प्रयास किया है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता लेने का, लेकिन अभी तक है वो भारत को सफलता नहीं मिली है। फिर मित्रों हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे अंग के बारे में, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना है वो हेग नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के मध्य विवादों का कानूनी रूप से समाधान किया जाता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं, अगर उनके बीच कोई विवाद उत्पन्न हो गया है तो उसका कानूनी रूप से अगर कोई समाधान करने का प्रयास करेगा तो वो करेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। फिर आगे हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संगठन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और ये 15 न्यायाधीश हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं उनसे ही चुने जाते हैं। अपने देश के किसी न्यायाधीश को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनाने के लिए सुरक्षा परिषद तथा महासभा में बहुमत प्राप्त करना होता है। अगर कोई देश है वो अपने किसी न्यायाधीश को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनाना चाहता है तो उस देश को संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 2 प्रमुख अंग हैं सुरक्षा परिषद तथा महासभा, उन दोनों अंगों में उस देश को बहुमत प्राप्त करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है तथा हर 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल जो रखा गया है वो 9 वर्ष का रखा गया है और हर 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह पर दूसरे न्यायाधीश आ जाते हैं। भारत के जस्टिस दलवीर भंडारी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। अभी भारत की ओर से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं वो जस्टिस दलवीर भंडारी हैं। ये अपने जस्टिस दलवीर भंडारी, इनका जन्म मूल रूप से जोधपुर के अंदर ही हुआ था। फिर आगे हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की क्या क्या शक्तियाँ हैं और इसके क्या क्या क्षेत्राधिकार हैं। 3 प्रकार के इसके क्षेत्राधिकार माने जाते हैं। पहला इसका क्षेत्राधिकार है ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, यानी किन्हीं 2 देशों के मध्य उत्पन्न हुए विवादों को लेकर कोई आवश्यक नहीं है कि वो देश अपने विवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाए। यानी कोई अनिवार्यता बाध्यता नहीं है कि अगर कोई 2 देशों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है तो वो दोनों देश उस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाएं। इसके लिए कोई अनिवार्य या बाध्यता नहीं रखी गई है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश के साथ चल रहे विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेकर जाता है तभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उस विवाद पर सुनवाई करता है। देखो मित्रों, इंटरनेशनल जो कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसी मामले की सुनवाई कब करता है? जब 2 देशों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो रखा है और उन 2 में से कोई एक देश है उस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेकर जाता है, तभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उस विवाद के ऊपर सुनवाई करेगा। दूसरा इसका जो क्षेत्राधिकार आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, वो है अनिवार्य क्षेत्राधिकार। यानी ये तो करना आवश्यक है, ज़रूरी है। पहला, किन्हीं 2 देशों के मध्य हुई संधि की व्याख्या करना। अगर संसार में किन्हीं 2 देशों के मध्य कोई संधि हो रखी है तो उसकी एक्सप्रेशन व्याख्या करने का काम है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करेगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून संबंधी प्रश्न का, इंटरनेशनल लॉ, पूरे संसार से संबंधित कोई कानून बनाने का काम है या उससे संबंधित कोई प्रश्न है, वो काम भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। तीसरा, अगर कोई देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाना। अगर यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी देश के ऊपर कोई प्रतिबंध लगा रखा है और वो देश उस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो उस देश के ऊपर कितना जुर्माना लगाना है ये निश्चय डिसाइड करने का काम भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है।
तीसरा इसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वो है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सलाह देने का, परामर्श देने का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के कई अंगों को तथा इसकी जो एजेंसियां हैं उनको कानूनी सलाह देने का काम भी करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी अंग हैं या इसकी जो भी एजेंसियां हैं उनको कानूनी सलाह देने का काम जो करता है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही करता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाह मानना अनिवार्य नहीं रखा गया है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग या इसकी जो एजेंसियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाह मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये उन संस्थाओं पर, उन एजेंसियों पर, उन अंगों पर ही निर्भर करता है। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। फिर मित्रों हम चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के चौथे अंग के बारे में, जिसका नाम है न्यास परिषद। न्यास परिषद महासभा के सहायक अंग के रूप में कार्य करती है। न्यास परिषद सुरक्षा परिषद के सहायक अंग के रूप में भी कार्य करती है। यानी न्यास परिषद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, लेकिन वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दो प्रमुख अंग हैं महासभा और सुरक्षा परिषद, इनके सहायक अंगों के रूप में कार्य करती है। 1994 के बाद से न्यास परिषद की जो सक्रिय भूमिका है वो मित्रों समाप्त हो गई है। यानी 1994 से पहले न्यास परिषद की एक सक्रिय भूमिका मानी जाती थी, लेकिन 1994 के बाद न्यास परिषद की जो सक्रिय भूमिका है वो मित्रों समाप्त हो गई है। फिर हम पढ़ते हैं आगे, न्यास परिषद का क्या योगदान रहा है। न्यास परिषद ने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में काफ़ी विकास किया है। अपने विश्व के, संसार के जो देश हैं उनके राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक क्षेत्र हो, उनमें काफ़ी विकास करने का काम न्यास परिषद ने किया है। दूसरा, न्यास परिषद ने पिछड़े हुए देशों के लोगों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने का कार्य भी किया है। ऐसे पिछड़े हुए देश, वहाँ के लोगों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने का काम भी इस न्यास परिषद ने किया है। न्यास परिषद ने गरीब देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संसार के कोई गरीब देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने में भी न्यास परिषद ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 5वें अंग के बारे में, जिसका नाम है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद विश्व के देशों के आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण करने का कार्य करती है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद मूल अधिकारों तथा स्वतंत्रता के लिए लोगों में सम्मान की भावना पैदा करने का कार्य भी करती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्य देशों की संख्या 54 होती है। मित्रों, आर्थिक और सामाजिक परिषद में जो सदस्य देश हैं उनकी जो संख्या रखी गई है उसको रखा गया है 54। और आर्थिक और सामाजिक परिषद के जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष का। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की जो बैठक होती है वो वर्ष में 2 बार होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क के अंदर तथा जुलाई में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। यानी एक वर्ष में इसकी 2 बैठकें होती है। अप्रैल के अंदर इसकी बैठक होती है न्यूयॉर्क के अंदर और जुलाई के अंदर इसकी बैठक होती है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। फिर मित्रों हम चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे अंतिम अंग 6 नंबर सचिवालय तथा महासचिव के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय यानी मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है और इस सचिवालय मुख्यालय का जो मुखिया होता है वो कहलाता है महासचिव। महासचिव है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के रिकॉर्ड रखने का कार्य करता है तथा और भी ऐसे कई कार्य करता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी दूसरे अंग को न दिए गए हों। यानी महासचिव का पहला प्रमुख कार्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी रिकॉर्ड हैं उनको संरक्षित रखने का कार्य। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी अंग हैं अगर उनको कोई काम नहीं दिया गया है तो वो काम करने का काम करेगा महासचिव। तो इस प्रकार से मित्रों हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब आगे हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाना। अगर विश्व में कोई आर्थिक समस्या आ गई है, कोई सामाजिक या कोई मानवीय समस्या आ गई है तो उसको सुलझाने का काम भी संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। तीसरा, विश्व के सभी देशों के मध्य आदर एवं मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना।
जो भी संसार के देश हैं उनके बीच में संबंध अच्छे हो, मित्रतापूर्ण संबंध हो, ये काम करने का काम भी संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। आगे हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। पहला सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश आपस में एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दूसरा, जो भी विवाद होंगे, विवादों का समाधान है वो शांतिपूर्वक करेंगे। तीसरा, कोई भी सदस्य देश किसी दूसरे सदस्य देश को धमकी नहीं देगा या बल का प्रयोग नहीं करेगा। कोई शक्तिशाली देश हो सकता है, वो किसी कमज़ोर देश को ना तो धमकी देगा और ना ही उसके विरुद्ध कोई बल का प्रयोग करेगा। चौथा, सभी सदस्य देश हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ की हर प्रकार से सहायता करेंगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी जो सहायता देने का, उसको जो काम करेंगे वो 193 देश करेंगे। आर्थिक सहायता हो या और भी कई प्रकार की सहायता हो, तो अगर संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो इसके सदस्य देश हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ को सहायता देने का पूरा प्रयास करेंगे। पाँचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ है वो किसी भी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसी देश का कोई आंतरिक मामला है तो उस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ है वो कभी भी हस्तक्षेप है, इंटरफेयर है, वो नहीं करेगा। उसके बाद में हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के बारे में। मित्रों, वैसे यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन कभी पूछा भी जाएगा तो वो यही पूछा जा सकता है कि WHO की फुल फॉर्म क्या है या WTO की फुल फॉर्म क्या है। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कई विभिन्न एजेंसियां हैं, लेकिन हम यहाँ 3 एजेंसियों के बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी है वो है यूनेस्को। दूसरी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है जिसका नाम है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और तीसरी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है जिसका नाम है WTO, विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। आगे मित्रों हम देखते हैं विश्व शांति तथा सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान रहा है। विश्व शांति हो तथा सुरक्षा को बनाए रखना आज के समय की सर्वोपरि आवश्यकता है। मित्रों, विश्व में शांति बनाए रखना और सुरक्षा को बनाए रखना आज के समय की सर्वोपरि आवश्यकता है, वो माना गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की। दूसरा, 1945 से लेकर अब तक कई बार ऐसे अवसर पैदा हुए हैं जिनमें छोटे युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकते थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने कभी ऐसा होने नहीं दिया। दूसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि संयुक्त राष्ट्र संघ की मित्रों मानी जाती है वो यही है कि 1945 से लेकर अब तक कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई है जब छोटे युद्ध है वो विश्व युद्ध में बदल सकते थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा होने से उनको रोका। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति तथा सुरक्षा के लिए कई कठोर कदम उठाए हैं। विश्व में शांति बनाए रखने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई कठोर कदम हैं वो उठाए हैं। उसके आगे हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व की शांति की सुरक्षा के लिए कई प्रकार की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है। पहला, ईरान समस्या। दूसरा, यूनान विवाद। तीसरा, इंडोनेशिया विवाद। चौथा, कश्मीर विवाद। पांचवा, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद। और 6 नंबर, कांगो संकट। ये जो 6 प्रमुख समस्याएं थी पूरे अपने विश्व में, उनको सुलझाने का, हल करने का कार्य भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है। उसके आगे हम चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ है वो आज 193 देशों का संगठन है, लेकिन फिर भी इसकी सुरक्षा परिषद में कई प्रमुख शक्तियों को उचित स्थान प्राप्त नहीं है। मित्रों, हमें पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश सदस्य हैं, लेकिन इसकी जो सुरक्षा परिषद है उसमें कई जो संसार की प्रमुख बड़ी शक्तियां हैं उनको कोई उचित स्थान प्राप्त नहीं है। केवल 5 देशों को स्थायी सदस्य बनाया गया। इसलिए वर्तमान समय में इस बात की आवश्यकता है कि सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या है उसमें वृद्धि की जाए और भारत, जापान, जर्मनी तथा ब्राज़ील जैसे देशों को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। इसलिए मित्रों, वर्तमान समय की एक प्रमुख आवश्यकता बन गई है कि जो सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या है उसके अंदर वृद्धि की जाए और जो प्रमुख शक्तियां हैं भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील जैसी, उनको भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। सुरक्षा परिषद के कई स्थायी सदस्य देश अपने निजी स्वार्थ के लिए भी वीटो पावर का प्रयोग करते हैं।
ऐसी कार्रवाई को रोका जाए। जो 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं उनको एक विशेष प्रकार का वीटो पावर मिलता है। तो ये जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं ये कई बार अपने निजी स्वार्थ के लिए भी उन वीटो पावर का प्रयोग करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को ऐसी कार्रवाई को रोकना चाहिए। सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या है उसको 15 से बढ़ाकर कम से कम 25 अथवा 27 किया जाए। हमें पता है कि सुरक्षा परिषद में सदस्य संख्या 15 है, जिनमें 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं तथा 10 है वो अस्थायी सदस्य देश होते हैं। तो इस जो सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या है उसको 15 से बढ़ाकर कम से कम 25 अथवा 27 किया जाए। तो इस प्रकार के सुधारों से संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को भविष्य में भी उचित बनाया जा सकता है। तो मित्रों, आज हमने 12th राजनीति विज्ञान अध्याय 29 के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की और 2 भाग के अंदर हमने इस अध्याय को पढ़ा। आगे भी हम कई अध्यायों को लेके ऐसी चर्चा जारी रखेंगे। अगर मित्रों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।